नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। नागरिक फार्म टीजीटी पीजीटी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतक। और भारतीय राजनीतिक चिंतक में जो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक वो होंगे मनु। ठीक है, तो मनु से संबंधित जो है सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए केवल देख लेते हैं, वो जो है हमें पता चलता रहता है। तो अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फटाफट जो है आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आचार्य मनु के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे। तो उनकी पुस्तक का जो नाम है वो है मनु स्मृति। पुस्तक का नाम क्या है भाई? मनु स्मृति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में धारणा देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने क्या बताया? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने क्या बताया है कि राज्य को दैवीय सिद्धांत की मान्यता को स्वीकार करते हुए और ये कहा है कि राज्य को किसने बनाया है भाई? ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, तो दैवीय सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, तो जो मनु हैं वो राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत मानते हैं? तो वो मानते हैं दैवीय सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि राज्य को किसके लिए? प्राण रक्षा के लिए। तो राज्य की उत्पत्ति से पहले जब राज्य नहीं था तो उस अवस्था में क्या थी? अराजकता की अवस्था थी। ठीक है, अराजकता की अवस्था जो है विद्यमान हो गई थी जब राज्य नहीं था। भाई जो शक्तिशाली था, जो बलवान था, जो बड़ा था, वो छोटों को सताता था, मारता था, परेशान करता था। तो फिर क्या हुआ? प्राण रक्षा के लिए ईश्वर ने क्या किया? राज्य बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? राज्य बना दिया। तो ये सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई मनु के अनुसार। अब बात ये आती है कि भाई अगर राज्य को ईश्वर ने बना दिया और जो राजा है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि टाइप का बना दिया गया, तो अब उसको सारी पावर दे दी गई। ठीक है, राजा को भी ईश्वर के जैसा समकक्ष बना दिया गया, उसका प्रतिनिधि बना दिया गया, सारी पावर उसको दे दी गई। उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वो ईश्वर के ही समान है। तो ऐसे कंडीशन में जो सारी शक्तियाँ उसे मिल गई, उस पर केवल एक ही चीज़ का प्रतिबंध था, वो था धर्म। ठीक है, कि धर्म के अनुसार वो काम करेगा। अगर वो धर्म के अनुसार काम नहीं करता है तो फिर वो क्या हो सकता है? यानी कि निरंकुश हो सकता है। तो यहीं पर फिर प्रश्न बनता है कि क्या राजा निरंकुश है? तो बिल्कुल आइए देखते हैं हम लोग कि इस बारे में मनु का क्या विचार है। तो मनु ने राजा को निरंकुश सत्ता जो है वो प्रदान नहीं की है। ठीक है, निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की है। राजा को ये समझना चाहिए कि वो धर्म के नियमों के क्या है? अधीन है। क्योंकि जो आचार्य मनु महोदय हैं, उन्होंने राजा को बिल्कुल धर्म के बंधनों में पूरी तरीके से राजा और राज्य को बांध दिया है कि धर्म के अनुसार ही सारा काम करेंगे। जो प्रेफरेंस है वो धर्म को बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा मिली हुई है। तो कोई भी जो राजा है वो धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता है। धर्म राजाओं और मनुष्यों पर एक समान ही शासन यहाँ पर करता है। वह क्या करता है? प्राण रक्षक है। ठीक है, कौन? राजा। इसके अतिरिक्त राजा राजनीतिक जो संप्रभु है वो जनता के भी अधीन है। वो अपनी शक्तियों के प्रयोग में जनता की आज्ञा की क्षमता से क्या है? वो सीमित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मनु का राजा है वो जो है निरंकुश नहीं है। जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है। राज्य के अधीन राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह किसके समान है? तो उसके लिए पाप के समान माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मनु ने भी सप्तांग राज्य या राज्य के 7 तत्व बताए हैं। आगे चल करके यही सप्तांग सिद्धांत हम लोग कौटिल्य में पढ़ेंगे, आचार्य कौटिल्य में, जो कि जो है इसको और विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया है। तो सप्तांग सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये मनु ने दिया था और सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने भी दिया था। तो इनके सप्तांग सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है वो है स्वामी। स्वामी क्या होता था? वो होता था राजा। उसके बाद मंत्री आता था, वो होता था
मंत्री परिषद, कौटिल्य वाले में यहाँ पर अमात्य लिखा गया। उसके बाद आता है पुर, दुर्ग यानी कि किला। उसके बाद आता है राष्ट्र, राष्ट्र यानी कि जनपद या जो प्रदेश हो। कोष यानी कि वित्त। दंड यानी कि सेना। और उसके बाद मित्र। ठीक है, तो ये जो सीरीज है वो सीरीज में अंतर है और एक दो शब्द में अंतर है, बाकी कौटिल्य में तो वही सेम है, सप्तांग। तो ये आपको दोनों को अलग अलग, जब आपको कौटिल्य बताया जाएगा तो उसमें ही बताया जाएगा। ये दोनों चीज़ों आपको ध्यान में रखना है। तो ये सप्तांग सिद्धांत में इतने होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से तथ्य में पूछ लिए जाते हैं कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की संख्या कितनी होती है, तो सामान्यतया 7 या 8 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7 या 8। जो कि जब हम कौटिल्य को पढ़ेंगे तो कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की संख्या जो है नहीं बताई है। ठीक है, उन्होंने संख्या नहीं बताई है। उन्होंने कहा है कि भाई आवश्यकता अनुसार जो भी लगे राजा को वो रख सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 या 8 मनु ने फिक्स कर दिया है। कर का जो प्रावधान है वो यहाँ पर 1/6 तक जो है आचार्य मनु ने अपने मनु स्मृति में बताया है। अब हम लोग देखते हैं परराष्ट्र संबंध। परराष्ट्र मतलब क्या होता है, दूसरे राष्ट्र से जो संबंध, यानी कि हम उसे कहते हैं विदेश नीति। तो मंडल जो सिद्धांत है और फाड़गुन्य नीति, फाड़गुन्य मतलब होता है छः जो नीतियां हैं, मंडल सिद्धांत और फाड़गुन्य नीतियां कुल मिला करके कितनी हैं, 12 प्रकृतियां हैं। ठीक है, कितनी, 12 प्रकृतियां। तो 12 राज्यों का समूह ही क्या कहलाता है, मंडल कहलाता है। तो अगर कोई मंडल पूछे तो क्या होता है, 12 राज्यों का समूह। अब इसमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं वो हम लोग देखते हैं। मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं उसे किसका नाम दिया जाता है, तो उसे दंड नीति का नाम देते हैं। ठीक है, दंड नीति। क्योंकि ये जो समाज में जो भी व्यवस्था व्याप्त है, जो भी चीज़ें अच्छे तरीके से संचालित हो पा रही हैं, उसका रीज़न क्या है, दंड। लोग दंड के भय से जो है अच्छा काम करते हैं और उनमें बनाए रखते हैं। यानी राज्य के संचालन में जो है दंड जो है क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए इसको भाई जब दंड से ही सारा काम होता है तो इसीलिए अपनी नीति को पूरा दंड नीति नाम ही दे दिए। तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न राजा का भूल से भी विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी पीछे आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। और जब राज्य को ईश्वर ने बनाया तो यानी राजा भी किसके द्वारा बनाया गया, ईश्वर के द्वारा बनाया गया। और मनु कहते हैं कि जो ईश्वर द्वारा उत्पन्न राजा होगा उसका भूल से भी विरोध नहीं करना चाहिए। कब, यदि वह धर्म या कानूनों के अधीन है तब तक उसका विरोध नहीं कर सकते। यदि राजा धर्म के कानूनों का उल्लंघन करता है तो प्रजा क्या कर सकती है, राजा का विरोध यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। अगला हम लोग देखेंगे फाड़गुन्य नीति। फाड़गुन्य मतलब क्या होते हैं, फड़ मतलब होते हैं 6। तो ये जो 6 लक्षणों वाली नीतियां हैं उन्हीं का प्रतिपादन किया और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फाड़गुन्य नीति। तो इसमें जो बिजगासु जो राजा है, बिजगासु राजा, उसको चाहिए कि वह शत्रु राजाओं से अलग अलग या मिल करके साम, दाम, दंड, भेद आदि उपायों से पुरुषार्थ और नीति से उन सबको अपने बस में करे। इस संबंध में राजा के द्वारा संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय नीति का पालन करने को अपने लाभ हानि का विचार कर करना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो नीतियां हैं, संधि है, विग्रह है, आगे अभी बताएंगे कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संश्रय सब क्या होते हैं। ठीक है, बाकी साम, दाम, दंड, भेद ये तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य और विशेषतया जो अन्य विदेशी राज्य हैं उनके प्रति व्यवहार के संबंध में फाड़गुन्य नीति यानी कि जो 6 लक्षणों वाली नीति हैं उनका प्रतिपादन किसने किया, आचार्य मनु ने किया था। तो ये जो 6 लक्षण हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं ये 6 लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला है संधि। तो संधि कब होता है, संधि का जो उद्देश्य है वो अपने शत्रु राष्ट्र की शक्ति को नष्ट करना है तथा स्वयं को बलशाली बनाना है। ठीक है, शत्रु से भी उस समय संधि कर ली जानी चाहिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो। ठीक है, और स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना क्या हो, आवश्यक हो।
तो भाई अगर इस समय वर्तमान में लग रहा है कि हमारा जो शत्रु है वो बलशाली है, हम उससे नहीं जीत पाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसे संधि कर लो, नहीं तो वो मार पीट के तुम्हें बराबर कर देगा। ठीक है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो जो उचित यही है कि उस समय जो है उससे क्या कर लिया जाना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए। और इससे क्या होगा कि जब संधि कर लेंगे तो आपको कुछ समय मिल जाएगा, कुछ टाइम मिल जाएगा, उसमें आप अपनी तैयारी करिए, स्वयं को सबल बनाइए और शत्रु को निर्बल बनाइए। और जब आपका शत्रु निर्बल हो जाए या आप जो है सबल हो जाएं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं, तो आप संधि को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और उस पर जो है आक्रमण कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे विग्रह। तो विग्रह का अर्थ क्या होता है, युद्ध। ठीक है, विग्रह का अर्थ क्या होता है, युद्ध। इस नीति का पालन तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे, यानी कि अब यहाँ पर शत्रु अगर निर्बल है तो उससे युद्ध कर लेना चाहिए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों का भी सहयोग यहाँ पर लिया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है यान। यान का अभिप्राय क्या होता है, वास्तविक आक्रमण है। इस नीति का पालन तभी अपनाना चाहिए जब राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु के वश में करना संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में वास्तविक आक्रमण यहाँ पर कर देना चाहिए, उसे कहते हैं यान। तो यान क्या होता है, विग्रह से कुछ आगे होता है। ठीक है, विग्रह से कुछ आगे करके होता है। अगला हम लोग देखेंगे आसन। तो अगर शत्रु राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाना चाहिए। तटस्थता यानी कि ना ही युद्ध करो और ना ही शांतिपूर्वक बैठे रहो, कुल मिलाकर के शीत युद्ध की तरह जो है यहाँ पर काम करना चाहिए। ठीक है, चलो अगला है संश्रय। तो संश्रय का अर्थ क्या होता है, बलवान का आश्रय लिए जाने से है भैया। कि अगर आपको लगता है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो आपसे जो बलवान राजा है उसका आप आश्रय लीजिए और जो है फिर अपने शत्रु जो देश है उस पर आप आक्रमण कर सकते हैं। अगला क्या है, द्वैधी भाव। तो इसका आश्रय क्या होता है कि एक राज्य के साथ संधि करो और दूसरे राज्य के साथ क्या करो, विग्रह। ठीक है, यही होता है द्वैधी भाव, यानी दो भाव अपनाना। एक के साथ आप संधि कर रहे हैं और दूसरे के साथ आप विग्रह कर रहे हैं, तो इस नीति को द्वैधी भाव कहते हैं। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए द्वैधी भाव की नीति को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, संधि किससे करना चाहिए भाई, जो बलवान है उससे आप संधि भी करो और जो आपसे कमज़ोर है उससे आप विग्रह युद्ध भी करो। ठीक है, तो ये दोनों नीतियाँ आपको अपनानी चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रजा का सुख राजा का सुख है और प्रजा का दुख क्या है, राजा का दुख है, ऐसा मनु का मानना है। राजा को साम दाम दंड भेद का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। मनुस्मृति में जो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं, उसका भी समर्थन यहाँ पर किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार जोक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा करके वार्षिक कर जो है ग्रहण करे। यहाँ पर आप कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मनु कहते हैं भाई एक बार ऐसा कर मत लगा दो कि परेशान हो जाए। ठीक है, जनता परेशान हो जाए और आपके प्रति विद्रोह कर दे। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे जोक होती है धीरे धीरे जो है रक्त ग्रहण करती है, बछड़ा होता है वो धीरे धीरे जो है दूध ग्रहण करता है और मधुमक्खी जो होती है वो धीरे धीरे मधु ग्रहण करती है, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर जो है वो लगाना चाहिए ताकि उसको कर भी मिल जाए और जनता को जो है परेशानी भी ना हो। तो जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोष से हीन होने पर भी ऐसा राजा संपूर्ण पृथ्वी का क्या करता है, भोग करता है। आधुनिक मनु की उपाधि किससे दी गई है, तो वो दी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, आधुनिक मनु की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। मनु उनकी पुस्तक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत
सिद्धांत और बाकी जो भी मंडल सिद्धांत, फाल्गुन्य नीति, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो अगर इतना चीज़ें आप यहाँ से तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो इससे ज़्यादा संभावना नहीं होता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा आ सकता है तो आपके पास बुक है, उसको आप विस्तृत तरीके से पढ़िए। बाकी जो मेन पॉइंट हैं हमने यहाँ पर आपके लिए रख दिया है, आप इतना ही तैयार करके आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगेन यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसको रीड करना है, पढ़ना है, तो बिल्कुल आप जाइए फटाफट हमारे ब्लॉग पर, उसका भी लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विचारक के साथ, तब तक आप सभी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।